नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं लोक प्रशासन की। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक प्रशासन विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम कुछ वीडियोस में ले रहे हैं और फिर इसकी एक सीरीज चला रहे हैं, जिससे नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। तो उसी क्रम में अभी हमने इससे पहले के वीडियोस में आपको जैसे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है उसके बारे में बताया था। इसके अलावा प्रकृति क्षेत्र विस्तार महत्व के बारे में बताया, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है इसके बारे में बताया, और संगठन किसे कहते हैं, संगठन कैसे बनता है उसके बारे में बात किया हमने आपसे, और संगठन की जो विभिन्न तत्व हैं जैसे कि सोपान उसको बताया। उसी क्रम में आज हम ले रहे हैं प्रत्यायोजन को। ठीक है, प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये सीरीज है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे आपको नेट जेआरएफ में। प्रत्यायोजन क्या होता है? दरअसल संगठन क्या है आप समझ गए हैं, यानी विभिन्न व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संगठन कहते हैं। अब उस निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसको गुली कुर्बिक साहब ने 4P सिद्धांत दिया था, और 4P सिद्धांत में 4P की बात किया था, जिसमें एक P था पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, तो चारों P में अलग एक P पर्पस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा पर्सन और चौथा प्लेस। तो अब संगठन को संचालित करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, तो उसमें जैसे मैंने पशुपालन के बारे में बताया और अभी ले रहा हूं प्रत्यायोजन के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यायोजन क्या होता है आप लोग थोड़ा समझिए इस चीज को। एक्चुअली कोई व्यक्ति किसी पद पर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वह हमेशा ही वहां पर उपलब्ध रहे। कभी वो बीमार पड़ सकता है, कभी वो किसी और कारण से अनुपस्थित हो सकता है, या कहीं जा सकता है, तो सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में उसके पद से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों को कौन परफॉर्म करेगा? कोई तो परफॉर्म करेगा, कोई तो वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके कार्यों को संपन्न कर सके, क्योंकि अगर वो कार्य संपन्न नहीं होंगे तो कार्य में विलंब होगा, कार्य में लेट लतीफी होगी, तो ये प्रोसेस ठीक नहीं है। इसीलिए संगठनात्मक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन में क्या होता है कि कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को, कोई हायर पोस्ट पर बैठा हुआ ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को सत्ता और अधिकार कर्तव्यों के साथ सौंपता है। सत्ता या अधिकार, या कह सकते हैं कि सत्ता को अधिकार और कर्तव्यों के साथ सौंपता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन कहते हैं। यानी किसी उच्च पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी जब अपने पद को या सत्ता को कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के साथ अपने अधीनस्थ को सौंप देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की सत्ता या अधिकार को सौंप देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने वो सब कुछ उनको दे दिया, नहीं, वो उनको इन अधिकारों को, कर्तव्यों को सौंपता तो है, लेकिन अपने पास कुछ अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसको कहते हैं निरीक्षण और परीक्षण का अधिकार। यानी वो ये कहता है कि अभी आप इस कार्य को संपन्न कीजिए, लेकिन जब हम आ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो आपने कार्य किया हुआ है वो कार्य आपने सुचारू रूप से संपन्न किए हैं या फिर आपने उन कार्यों को सही प्रकार से परफॉर्म नहीं किया हुआ है। यानी आप अपने पास जो है पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार रखते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रत्यायोजन होता है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी किसी संगठन में जब आप विभिन्न स्तरों की ओर ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वैसे वैसे ही जैसे जैसे निर्णय के स्तर बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग का लेवल बढ़ता घटता रहता है, उसी प्रकार से जो है वो प्रत्यायोजन की आवश्यकता भी बढ़ती घटती रहती है। यानी जैसे जैसे निर्णय के स्तर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रत्यायोजन का स्तर भी क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, अब ये जो प्रत्यायोजन होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो अगर हम बात करें इसकी प्रत्यायोजन के प्रकार की, प्रत्यायोजन के
प्रकार की, तो प्रत्यायोजन 3 प्रकार का होता है। एक प्रत्यायोजन होता है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व प्रत्यायोजन। ठीक है, ऊर्ध्व प्रत्यायोजन ये कैसे होता है? ये नीचे से ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। यानी आप कहेंगे नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यायोजन कैसे होगा भाई? नीचे से ऊपर की ओर का मतलब यह होता है कि जो है कोई अब अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ कोई व्यक्ति ऊपरी अधिकारी को प्रत्यायोजन कैसे करता है, कैसे कर सकता है? एक्चुअली वो नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे जनता होती है, जनता क्या है? लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जनता नीचे ही होती है। तो जनता जो है अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विधायिका को सत्ता सौंप देती है। विधायिका को सत्ता सौंप देती है कि आप मेरे विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कीजिए। लेकिन जनता फिर भी यहां पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण का अधिकार अपने पास रखती है कि आपको सत्ता अधिकार तो हमने दे दिया है, लेकिन हम ये देखते रहेंगे कि आप उन कर्तव्य अधिकारों का पालन उचित प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उन कर्तव्यों का पालन आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब मतदान आएगा, जब आपका टेन्योर पूरा होगा, तो हम आपको सत्ता से हटा देंगे। ठीक है ना? तो ये यानी निरीक्षण और परीक्षण का अधिकार अभी उनके पास है। तो जैसे यहां पर जनता ने विधायिका को सत्ता प्रत्यायोजन किया, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व प्रत्यायोजन। दूसरा प्रत्यायोजन होता है, उसको हम कहते हैं अधो प्रत्यायोजन। ये क्या होता है? ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को सत्ता सौंप देता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष है और जो लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर नहीं रहता है, यानी कुछ समय के लिए जब लगातार कार्रवाई चलती रहती है तो वहां से हट जाता है, तो उसके बाद कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा अध्यक्षता। यानी लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष करेगा। और उपाध्यक्ष के बाद एक पूरी लिस्ट बनी रहती है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक पूरा क्रम रहता है। उसी क्रम के हिसाब से ही लोग लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। जब आप लोकसभा की कार्यवाही देखते होंगे तो वहां पर लिखा रहता है कौन चेयर पर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यायोजन। अब यहां पर भी अब अगर उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को सत्ता का प्रत्यायोजन करके जा रहा है तो जाहिर सी बात वो भी देखता रहेगा कि सब कुछ सही प्रकार से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सब कुछ सही प्रकार से नहीं होगा तो क्या करेगा? वो उनमें उसको सही भी कर सकता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है अच्छा कार्य होगा तो पुरस्कार मिलेगा और गलत काम होगा तो दंड भी मिल सकता है। ठीक, और तीसरा होता है पार्श्व प्रत्यायोजन। पार्श्व प्रत्यायोजन। ठीक है, अब लेटर डेलीगेशन ये क्या होता है? ये समान स्तर पर प्रत्यायोजन होता है। कैसे होता है? ये समान स्तर पर होता है। समान स्तर पर कैसे? जैसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको हाई कोर्ट के बराबर का दर्जा होता है। अब हाई कोर्ट यानी इनके निर्णयों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, बल्कि इनके निर्णयों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने एक तरह से इनको अपने कुछ निर्णयों के अधिकार को प्रत्यायोजित किया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो कैट, सेट, जैट है, एक्चुअली ये एक विशेषज्ञ संस्थाएं होती हैं। इनमें जो जज बनाए जाते हैं, एक तो सामान्य जज होते हैं, जैसे हाई कोर्ट में जज होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज होते हैं, और दूसरे विभिन्न जो हमारी सेवाएं हैं, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाएं हो या प्रांतीय सेवाएं हो या केंद्रीय सेवाएं हो, इनमें कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को रिटायरमेंट के बाद या अन्य को यानी एक एक्सपर्ट को उसमें रखा जाता है, जिससे कि जो तकनीकी विशेषज्ञता है वो उनको प्राप्त हो और वह निर्णय आसानी से ले सके। ठीक है, इसीलिए इनको हम
पूर्ण न्यायिक संस्थाएं नहीं कहते हैं, बल्कि इनको हम अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार का प्रत्यायोजन हुआ, ऊर्ध्व प्रत्यायोजन, अधो प्रत्यायोजन और पार्श्व प्रत्यायोजन। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रत्यायोजन क्यों आवश्यक है। आप समझ गए होंगे प्रत्यायोजन क्या है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप देना ही क्या है, प्रत्यायोजन है। ठीक है, अब ये केवल उच्च अधिकारी ही नहीं सौंपता, बल्कि निम्न अधिकार कह सकते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर भी होता है और पार्श्व स्तर पर भी हो सकता है, समान स्तर पर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे तो होता ही है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है। दरअसल प्रत्यायोजन जब रहता है तो कार्य करने में सरलता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी पद पर नियमित तौर पर काम तो करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि कभी वो छुट्टी ना ले। अब अगर कभी छुट्टी नहीं ले रहा है तो फिर तो ये एक मिरेकल हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि उसे कभी कभी छुट्टी तो लेनी पड़ती है, तो या बीमार हो जाता है या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो जाता है। तो ऐसे में कार्य संगठन में सुचारू रूप से चलता रहता है और कार्य के होने में कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, यानी प्रत्यायोजन से कार्यों में सरलता आती है और इससे मुख्य कार्यपालिका के कार्यभार में कमी आती है। जो पशुपान की शीर्ष पर बैठा व्यक्ति होता है वो अपने अन्य कार्यों को भी संपन्न कर पाता है। तो क्या होता है, अपने पदगत कार्यों में लिप्त रहता है बेचारा, अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन जब इस प्रकार से प्रत्यायोजन रहता है तो वो अपने कुछ कार्यों को दूसरों को सौंप करके अपने अन्य कार्यों पर ध्यान दे पाता है। इससे एक चीज और होती है, प्रत्यायोजन होने से क्या होता है कि पद सोपान स्पष्ट हो जाता है। हायरार्की जो होती है कि ऊपर कौन होगा अधिकारी, उसके नीचे कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई, क्योंकि पद सोपान, क्योंकि प्रत्यायोजन एक के बाद एक क्रमिक व्यवस्था में है। ऐसा नहीं कि जिसको चाहा उसको सौंप दिया, जिसको चाहा उसको दे दिया, नहीं। जैसे आपका परिवार है, परिवार एक संगठन होता है, तो परिवार में पहले क्या होता था कि जो जैसे राजा बनता था, पहले राजाओं का समझिए आप, जैसे तो राजाओं में क्या होता था भाई कि जो राजा है उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, ठीक है, उसी को क्या किया जाता था, जो राजगद्दी होती थी वो उसी को सौंपी जाती थी, यानी राज्याभिषेक उसी का होता था। यानी एक परंपरा थी, एक प्रथा थी कि प्रत्यायोजन किसको होगा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा। अब जब इस व्यवस्था में कहीं कुछ गड़बड़ होने लगता है, जैसे आपने देखा कि मुगलों में कई जगहों पर आपने देखा, जैसे शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में आपने देखा, तो उनमें क्या है कि जो बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, सत्ता उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता को हथियाने के लिए इस डेलीगेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया और पता चला अपने बाकी अन्य भाइयों को मार डाला गया या पिता को जेल में डाल दिया गया और खुद सत्ता हथियाने लगी। तो इससे क्या हो गया, ये प्रत्यायोजन नहीं स्पष्ट ना होने से या प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का उचित पालन ना होने से ये समस्या अपने सामने आती हैं। तो संगठन में अगर प्रत्यायोजन स्पष्ट है तो ये भी क्लियर है एकदम कि भाई अगर ये नहीं है तो इनके बाद ये इस कार्यभार को संभालेंगे और ये नहीं तो इसके बाद ये कार्यभार को संभालेंगे। इससे आपस में कोई द्वंद्व नहीं होगा, इससे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नहीं हम करेंगे, उस चक्कर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या होता है, प्रत्यायोजन लाल फीताशाही को कम करता है। लाल फीताशाही क्या है, इसको मैं इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं आपको। लाल फीताशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मैंने बताया था कि अंग्रेजों के समय में स्पेशली सरकारी फाइलों को लाल फीते में बांधा जाता था और फाइलें ही चूंकि एक मेज से दूसरी मेज की तरफ जाती हैं और इसी व्यवस्था को हम क्या कहते थे, लाल फीताशाही व्यवस्था कहते हैं। वैसे आजकल लाल फीताशाही का मतलब होता है लेट लतीफी या भ्रष्टाचार। तो इससे लाल फीताशाही भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कार्यों में विलंब नहीं होगा, क्योंकि पता है ना कि इसके बाद किसको कर रहा है। अब अगर पता ही नहीं होगा, ढूंढो भाई कौन करेगा, तो कार्यों में विलंब नहीं होगा। और क्या होगा, जिसको करना है उसको ये काम करना है, अगर उसने काम को नहीं किया तो यह चूंकि उसका उत्तरदायित्व है, अगर उसने इस कार्य को संपन्न नहीं किया है तो इसका मतलब उसने अपने उत्तरदायित्व का स्पष्ट तौर पर उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया, जाहिर सी बात उसको क्या मिलेगा, दंड मिल सकता है। और क्या होता है, अब अगर प्रत्यायोजन स्पष्ट है तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस पद का नियंत्रण का क्षेत्र कहां है। पद का प्रत्यायोजन होने से यह भी स्पष्ट होता है कि आपके नियंत्रण का क्षेत्र कहां है।
क्योंकि जब आप किसी को प्रत्यायोजित करते हैं पद, तो उसके साथ सत्ता भी प्रत्यायोजित करते हैं, उसके साथ अधिकार और कर्तव्य भी प्रत्यायोजित करते हैं। तो आपके अधिकार और कर्तव्यों का तो स्पष्ट निर्धारण हो पाएगा ना कि भाई आपको यहीं तक काम करना है, और जहां तक आपको काम करना है वही आपका नियंत्रण का क्षेत्र है। तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है। और क्या स्पष्ट हो जाता है इससे, कोई व्यक्ति नहीं है और उस व्यक्ति के कार्यों को भी आप संगठन के अन्य व्यक्ति मिलकर के संपन्न कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि संगठन में समन्वय रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। यानी अगर एक दूसरे के कार्यों को करने के लिए हम प्रत्यायोजन का सहारा लेते हैं और प्रत्यायोजन स्पष्ट तौर पर हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि संगठन में आपस में समन्वय है, और समन्वय संगठन का वह महत्वपूर्ण तत्व है जो यह स्पष्ट करता है कि संगठन की कितनी प्रगति होगी। विभिन्न कर्मचारियों के मध्य समन्वय, विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय, विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय, अगर ये समन्वय है तो ही संगठन क्या होता है, आगे बढ़ता है। और क्या होता है, आदेश की एकता स्पष्ट रहती है, क्योंकि किस अधिकारी को, भाई अगर मान लीजिए मैं एक अधिकारी हूं और मैंने अपनी सत्ता को अपने अधीनस्थ को सौंपा, ये अपने अधीनस्थ को ये आदेश दिया कि भाई इसको आप इस कार्य को करिए, आप मेरी अनुपस्थिति में इस कार्य को आप करिएगा, और वह उस कार्य का उचित अनुपालन करता है, तो ऐसे में आपके आदेश की एकता बनी रही ना, यानी यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन रही। लेकिन अगर उसने आदेश का अनुपालन नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी आदेश की एकता नहीं है यहां पर, ठीक है। और क्या होता है, यह एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। जैसे केंद्र सरकार अपने बहुत सारे कार्यों को प्रांतीय सरकार को सौंपती है, प्रांतीय सरकार अपने बहुत सारे कार्यों को स्थानीय सरकारों को सौंपती है, स्थानीय इकाइयों को सौंपती है, पंचायतों को सौंपती है। इसको हम सत्ता का या कार्यों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण को लोकतंत्र में अच्छा माना जाता है। कोई एक केंद्रीय इकाई किसी कार्य को संपन्न करे, उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है कि उसके कार्य को कोई स्थानीय इकाई संपन्न करे, क्योंकि वह स्थानीय परिस्थितियों को बेहतर समझती है। और सत्ता में जब विकेंद्रीकरण होता है उसका फायदा क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है और आपकी मदर किचन में है, उन्होंने खाना बनाया, एक रोटी बनाई और रोटी एक छोटे जो है बच्चे को दे दी, किलो बेटा प्लेट में रख करके डाइनिंग पर पापा जी बैठे हैं या समथिंग लोग बैठे हुए हैं, उनको जाओ दे आओ। अब अगर वो बच्चा ले गया रोटी, हो सकता है उससे रास्ते में गिर जाए, अगर उसको वहीं पर डांट पड़ गई तो शायद वो फिर अगली बार रोटी नहीं जाएगा। पर गिरने के बावजूद भी आपने रोटी उठाई और कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो उससे उसका मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगली बार वो उससे बेहतर काम कर पाएगा, अगली बार वो और बेहतर कर पाएगा। इससे यह होता है, स्पष्ट होता है कि दरअसल जब विकेंद्रीकरण इस प्रकार से होता है तो अधीनस्थ कर्मचारियों में मनोबल जो उनका होता है वो बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने से यह होता है कि अगली बार वो उस कार्य को संपन्न करने में अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं। और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, मैंने कहा किसी भी प्रकार की संस्था में अगर वह लोकतांत्रिक संस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो वह अच्छा होता है, और भविष्य में उसका जो भविष्य में उसकी जो प्रगति होती है वो कोई शक नहीं इसमें कि वह बेहतर होती है, ठीक है। और क्या होता है, अब देखिए कोई भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हमेशा सिर्फ लाभ ही नहीं होता है, उसका नुकसान भी होता है। अब इस नुकसान से के डर से कई बार लोग सत्ता का प्रत्यायोजन करते ही नहीं है। जैसे प्रायः आप देखते हैं किसी विभाग में गए, आपने काम करवाना है आपको, आप विभाग में गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि साहब तो है नहीं है, इस चेयर पर जो बैठते थे वो तो है ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, भाई चलो कल आना। फिर आप अगले दिन गए, ओ या तो फिर नहीं है, या वो है, वो काम हो गया, तो दूसरा काम भी था वो नहीं हो पाया, जो या तो नहीं है, कल फिर आना। तो इससे लेट लतीफी हुई ना, इससे भाई भतीजावाद को जन्म मिलता है, इससे भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर वह व्यक्ति नहीं है तो वह अपने कार्यों को किसी और को प्रत्यायोजित कर सकता था, यानी किसी अथॉरिटी को दे सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं करता, प्रायः नहीं करता। क्यों नहीं करता,
क्योंकि उसमें अहम का भाव होता है, उसके अंदर ईगो पावर होती है कि अरे इस पद पर मैं हूं और इस पद के को अगर हमने इनको सौंप दिया तो फिर हमारी कौन सी वैल्यू रह गई। इसलिए अक्सर क्या करता है, वो अपने पद को प्रत्यायोजित नहीं करता है। और क्या होता है, उनमें यह भी ईगो होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि हम इस पद पर हैं तो तुम इस पद पर नहीं हो, यही तो हमारी वैल्यू है, और मैं इस पद पर हूं इसका मतलब मेरे अंदर ज्यादा योग्यता है और मैं ही निर्णय करने के योग्य हूं, मेरे अंदर ही डिसीजन मेकिंग पावर है। इसलिए चूंकि निर्णय क्षमता उनके अंदर है, ऐसा वह समझते हैं, इसीलिए अपने पद को प्रत्यायोजित वो नहीं करते हैं, और जो प्रत्यायोजित नहीं करते हैं तो उसका संगठन को नुकसान होता है। इसी तरीके से और क्या होता है, उन्हें यह डर होता है, उच्च अधिकारी को प्रायः डर होता है कि अगर हमने इनको सत्ता सौंपी, हमने इनको अधिकार सौंपे, अपने पद का प्रत्यायोजन किया, तो ऐसे में कहीं इन्होंने अगर हमसे बेहतर काम कर लिया तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इनका महत्व बढ़ जाएगा, और अगर इनका महत्व बढ़ जाएगा, अगर इनका महत्व बढ़ जाएगा तो फिर मुझको कौन पूछेगा। कहीं इनका महत्व ना बढ़ जाए या मेरी तुलना में बेहतर काम कर लिए तो कहीं इनको इस पद पर ना बैठा दिया जाए, इस डर के मारे भी कई बार प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं करता है। और क्या होता है, वो क्यों करे, वह प्रत्यायोजन क्यों करे, वो अपने अधीनस्थों को प्रत्यायोजित सत्ता का क्यों करे, नहीं है तो नहीं है, कहीं जा रहा है तो जा रहा है, अनुपस्थित है तो अनुपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यह समझता है कि मैं अपने उच्च अधिकारी के पर जवाबदेह हूं, जो मेरे से ऊपर का अधिकारी है मैं उसके पर जवाबदेह हूं, अपने अधीनस्थ यानी अपने सबऑर्डिनेट के प्रति मैं कोई जवाबदेह नहीं हूं। और अगर इस प्रकार की जवाबदेही वह समझता है कि अधीनस्थ के पर जवाबदेह नहीं हूं जबकि मैं अपने उच्च अधिकारी के लिए जवाबदेह हूं, तो ऐसे में वो प्रत्यायोजन करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, और अधीनस्थ अधिकारी उससे कह नहीं सकता है कि आप जा रहे हैं तो हमें प्रत्यायोजित करके जाइए, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसी तरीके से कई बार प्रत्यायोजन करने से लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि कई संगठनों में प्रत्यायोजन कैसे किया जाए, किस विधि के अनुरूप किया जाए, उसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, उसकी वैधानिक व्यवस्था क्या है, नियम कानून प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं होती हैं, और अगर यह नहीं होता है तो कई बार प्रत्यायोजन के दुष्परिणाम भी सामने आ जाते हैं, उसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स आ जाती हैं, अल्टीमेटली भी अधिकारी कई बार प्रत्यायोजन करने से डरते हैं। अब इससे नुकसान क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, फायदे क्या हैं और प्रत्यायोजन क्यों नहीं होता है और उससे क्या नुकसान होता है ये बता दिया मैंने आपको। लेकिन चूंकि संगठन में प्रत्यायोजन होना आवश्यक है, मैंने बताया भी आपको, स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर है वह हमेशा प्रेजेंट स्टेज में नहीं रहता, यानी हमेशा उपस्थित नहीं रह सकता, उसको विभिन्न अन्य कार्यों को भी संपादित करना होता है या किसी अन्य कार्य को करने के लिए कहीं जाना होता है, तो ऐसे में उसके पद से संबंधित कार्यों को करने के लिए किसी को अपने पदगत कार्यों को सौंप देना ही प्रत्यायोजन है, और ऐसा होगा ही होगा संगठन में, ऐसा हो नहीं सकता कभी संगठन में ऐसा नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजन होना आवश्यक है, इसीलिए संगठनों में प्रत्यायोजन को एक आवश्यक तत्व के तौर पर स्वीकार किया गया है, यानी यह होना ही होना है। तो इसको कुछ उपायों के द्वारा, कुछ प्रयासों के द्वारा इस प्रत्यायोजन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे सत्ता का प्रत्यायोजन स्पष्ट हो और लिखित हो, यानी जब किसी को सत्ता सौंपी जा रही तो ऐसा नहीं कि हे भाई मैं जा रहा हूं और मेरे काम को तुम कर लेना, ठीक है, ये प्रत्यायोजन हो गया, ऐसे नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में प्रत्यायोजन हो कि ये स्पष्ट करे कि मैं अपने पदगत कार्यों को बी को सौंप के जा रहा हूं, और बी इतने समय से यानी इस दिन से लेकर के इस दिन तक इन कार्यों को संपन्न कर सकता है, यानी लिखित हो और स्पष्ट हो। ऐसा ना हो, क्योंकि लिखित और स्पष्ट ना होने से क्या होगा कि इसे यही नहीं पता होगा हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसको काम करना पर उसने काम किया ही नहीं, तो ऐसे में प्रत्यायोजन का कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। और क्या हो सकता है
प्रत्यायोजन अधीनस्थों की योग्यता के अनुरूप हो। प्रत्यायोजन अधीनस्थों की योग्यता के अनुरूप हो, यानी जिनको प्रत्यायोजित, जिसको सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, डेलीगेशन किया जा रहा है, वह वास्तव में योग्य हो, उस काम के योग्य हो सकता है वो दूसरे काम वही योग्य है लेकिन दूसरे काम के योग्य है, और पता चला आपने क्या किया, उसको जो कार्यभार दिया वो दूसरे प्रकार का दे दिया। पता चला कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति है, आपने राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में भी ऐसे देखे हैं जिनका राजनीति में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें राजनीतिक पद प्राप्त हो गया, अल्टीमेटली उसका जो एक सुखद परिणाम आना चाहिए था वह कहीं ना कहीं नहीं आ पाया। इसी प्रकार से ऐसे लोगों को सत्ता भी सौंप दी गई जो कहीं ना कहीं योग्य ही नहीं थे उस पद के, उसका भी जो सुखद परिणाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ऐसे चाहे वो केंद्र सरकार में चाहे वो प्रांतीय सरकारों में, आपको अगर इतिहास देखेंगे भारतीय लोकतंत्र का तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी जिनको प्रत्यायोजन किया जाए वह उनकी योग्यता के अनुरूप हो। ठीक है, ये भी देखना है कि उसके अंदर योग्यता है कि नहीं। पता चला कि कोई व्यक्ति वजन ले जाने में सक्षम है तो उसको आपने इंटेलेक्चुअल वर्क दे दिया, और जो इंटेलेक्चुअल वर्क करने में है उसको कह दिया कि तुम जो है ये 50 किलो का वजन है, इसको लेके चले जाओ। यानी जो काम कर सकता है, जिसको एफडब्ल्यू टेलर ने क्या दिया है, इसी में एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है इसके बारे में, सही स्थान पर सही कार्मिक का सिद्धांत। तो प्रत्यायोजन भी जिसको किया जा रहा है वह उसकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। और क्या कहा कि प्रत्यायोजन सिर्फ सत्ता, यानी कि कैसे प्रत्यायोजन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां एक उपाय यह भी हो सकता है कि सत्ता जो प्रत्यायोजन हो वो सिर्फ सत्ता का ही नहीं हो, वो अधिकारों का भी प्रत्यायोजन हो, अधिकारों का भी प्रत्यायोजन हो। कि केवल सत्ता सौंप देंगे तो क्या होगा, जैसे आपने देखा हो कि कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री बन जाते हैं किसी राज्यों में, किसी कारण से अगला व्यक्ति कहीं और अपना फंस जाता है या जेल चला जाता है या कुछ हो जाता है, तो अगला व्यक्ति ये मुख्यमंत्री बन जाता है लेकिन वो नाम का रहता है। ठीक है, वो नाम का रहता है, पीछे से काम कोई और कर रहा होता है। तो वास्तव में क्या होता है, ये सत्ता का प्रत्यायोजन है, अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं है। और अगर केवल सत्ता का प्रत्यायोजन होगा तो नाम तो किसी और का हो रहा है पर वास्तव में काम कोई और कर रहा है। इसकी समस्या क्या होती है, इसकी समस्या ये होती है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो पीछे वाले का नाम लग जाएगा कि भाई फलाने क्या किया, फलाने किया, और कोई गलत काम हुआ गया, गड़बड़ हो गया तो वो आपसे हुआ। तो यह प्रत्यायोजन का सही नियम नहीं है। प्रत्यायोजन सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि अधिकारों का, कर्तव्यों का भी प्रत्यायोजन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर प्रत्यायोजन के नियम, जैसे व्यवस्था बनाई गई कि लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष, और उसके बाद जो एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में एक के बाद जो नहीं है वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो है नीचे वाला बोले नहीं पहले मैं करूंगा, पहले मैं अध्यक्षता करूंगा, भले उसका नंबर 10वां हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका एक संविधान बनता है, नियम बनता है, उपनियम बनता है, यानी प्रत्यायोजन जो हो वो नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। इससे क्या होगा कि हम प्रत्यायोजन में आने वाली समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको कि संगठन में प्रत्यायोजन का होना जरूरी है, प्रत्यायोजन तो होगा ही होगा। ऐसे में हम कुछ उपायों के द्वारा इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने लोक प्रशासन के संगठनात्मक तत्वों में आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रत्यायोजन को डिस्कस किया, और इससे नेट जेआरएफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद संगठन के तत्वों में ही अगला हम देखेंगे आदेश की एकता क्या है, समन्वय क्या है, संचार क्या है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या है, और अन्य को। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करते रहें, थोड़ा सा चैनल के रीच बढ़े। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो इससे हम थोड़ा और प्रेरित होंगे कि आपको अच्छे कंटेंट हम दे सकें। और हमारी पूरी एक कोशिश रहेगी कि नेट जेआरएफ में इस लोक प्रशासन के भाग को, जो कि प्रायः आपको कम मिलता है देखने को, वो आपको मिल जाए। और पूरी सीरीज आपको हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।